प्यारे बच्चों, अब हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हमारा लेसन रहेगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से पहले कुछ बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, ये बातें आपको अप्लाई करनी है। एक तो जो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ मैथ का, उस वीडियो के अंदर जो सम्स मैंने करवाए हैं वो सम्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है, ठीक है ना। रही बात साइंस की, तो साइंस के जो क्वेश्चंस आपके होंगे टेक्स्ट एक्सरसाइज के, वो आपके उनके आंसर के लिए मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं था, मैथ नहीं था, चाहे वो हिंदी मीडियम था या वो इंग्लिश, उन दोनों के लिए मैंने उनको उन सभी ग्रुप्स के लिए मैंने है ना एनसीईआर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। आप देख रहे हो कि मैंने भेजी हुई है। सिमिलरली साइंस की भी मैंने बुक्स की पीडीएफ सेंड की है। तो कोई रीज़न नहीं है ये कहने का कि भाई हमारे पास बुक्स नहीं है। बुक्स आपके पास अवेलेबल हो गई है। हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर की भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है, एज वेल एज इंग्लिश की भी की है। तो आप लोगों को क्या करना है, साइंस के क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक में। जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं आपसे वो बुक्स लूँगा और चेक करूँगा, ठीक है। वीडियो कुछ बच्चे बता रहे थे नहीं चल रहे, तो देखो भाई, वीडियो डाउनलोड करना है तो सुबह कीजिए, सुबह ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो डाउनलोड जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को ऑटो रोटेशन में चलाना। ऑटो रोटेशन में क्या होता है, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और फिर आप चला सकते हो, ठीक है ना। और बेटा जो क्वेश्चन ना आए तो उसको दोबारा से सुनना, ठीक है ना, देखना वीडियो को, तो आ जाएंगे समझ में। तो रोज़ का काम रोज़ करना है आप लोगों को। आपकी बोर्ड की क्लास वैसी हो गई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, है ना, तभी उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आप अपनी इस ऑडियो को सुनते रहना, और जो मैंने आपके पास जो बुक्स भेजी हैं एस चांद की, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, वो ओपन कर लो, साथ में इस ऑडियो को चलने दो। वहाँ से आप, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप उसको देखते रहना। जिनके पास हिंदी मीडियम है वो इसको सुन ले, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक्स को फिर बाद में पढ़ लेना, ठीक है। और दिन के दो दो क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं साइंस में। तो मैं बात कर रहा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। भाई हमारे पर्यावरण में कुछ भी जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पर्यावरण में चारों ओर क्या है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोयल है, पेट्रोलियम है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोयल एंड पेट्रोलियम। अब भाई यदि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब यदि हम इनको इसी तरह से खुलेआम यूज़ करेंगे, बिना रोके टोके यूज़ करेंगे, तो वह एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से यूज़ करना है कि इनका वेस्ट ना हो, है ना। एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना है कि थोड़ी सी यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ नहीं करें। मान लो कोई गाड़ी थी, वो पहले ज़्यादा तेल यूज़ करती थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, अब उसमें तेल कम डलता है। तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी, इसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, देखो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये तो एग्जॉस्टिबल ही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, तो यदि इनका मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बेटा ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएगी। तो हमें क्या करना है, इस लेसन में यही सीखना है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल के ऊपर किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये लेसन बहुत आसान है, पढ़ने में तो है ही है, साथ में जब आप इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे होंगे वीडियो के बाद, तो आप देखना, आपको बड़े ही याद हो जाएंगे, देखते ही याद हो जाएंगे कि भाई आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो मैनेजमेंट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है बेटा इसी में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सतत विकास बोलते हैं, हिंदी मीडियम में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे और जो रिसोर्सेज है उनको अपने पास रखें, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाया जाता है, सतत विकास कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक मैं बात कर चुका हूँ व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें मैं आपसे बता चुका हूँ। यदि नहीं याद भूल गए हो तो एक बार फिर से ऑडियो को रिवाइंड कर लेना, वहाँ पे बातें बताई गई हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, ये हम क्यों करें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो मैंने आपसे बताया ना कि यदि जो रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे ये लिमिटेड अमाउंट्स में है, यदि इनका हम यूं ही यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट रहेगा द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। नेक्स्ट पेज पे एहसान लिखता है कि यदि इनका मैनेजमेंट रहेगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा तो ये लॉन्ग टाइम तक यूज़ होगा, है ना। नहीं तो मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये शॉर्ट टाइम में ही ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, यदि मैनेजमेंट होगा तो हर एक इंसान इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो। और यदि मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये अमीर अमीर के लोगों के हाथ में ही लगेगा। तो बच्चों, इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। यदि मैनेजमेंट नहीं होगा तो देखिए जो रिच पर्सन है वो उस चीज़ को ख़रीद लेंगे और एक पुअर पीपल है वो उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट होगा तो जो डैमेज हो रहा है वो, है ना, वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देखो ये जहाँ पे मैनेजमेंट ही नहीं होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, वहाँ अंधाधुंध यूज़ होगा नेचुरल रिसोर्सेज। पर जो मैनेजमेंट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उस डैमेज को मिनिमाइज़ कर देता है, जिससे कि फिर वही बात है, फिर वो आने वाले लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनकी नीड्स पड़ी। तो ये आप पॉइंट बताएंगे। तो पहला जो मैंने आपसे बताया, द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। दूसरा लॉन्ग टर्म्स है। दूसरा तीसरा जो पॉइंट होगा सभी जो पर्सन है वो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है ना, और इससे जो डैमेज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है भाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट मतलब कि एक ऐसा बड़ा एरिया धरती पे, ठीक है ना, जिसके अंदर प्लांट, है ना, या आप बोल सकते हो ट्रीज अपने आप ही नेचुरली उग जाते हैं, है ना, ग्रोन होते हैं, इज कॉल्ड फॉरेस्ट। A large area of land on which trees and other plants grow naturally is called a forest, है ना। और उस फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं लाइक लॉयन, टाइगर, एलिफेंट्स, स्नेक एक्सेट्रा एंड बर्ड्स विच लिव इन ए फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। और जो इनके अंदर जो भाई जीव जंतु पाए जाते हैं वो आपके क्या बोले जाएंगे, माने कि जो ये टाइगर एलिफेंट्स हैं ये आपके वाइल्ड लाइफ कहलाए जाएंगे, है ना। तो जो प्लांट है उस फॉरेस्ट के अंदर, तो याद कीजिए हमने 8th क्लास में पढ़ा था फ्लोरा, फल से बने, या इसको याद करवाया था फ्लोरा। और जो एनिमल्स है इसको हम क्या बोलते थे, बोलिए शाबाश, फोना बोलते थे, ठीक है ना। और क्योंकि भाई उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, तो देखो वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी लाजमी है मिलना। बायोडाइवर्सिटी मतलब तरह तरह के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, और जहाँ बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ पे भाई आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। और ये हमारे लिए इकोलॉजी स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये होता है। तो पहले तो यहाँ पे हमने क्या सीखना है भाई कि फॉरेस्ट क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट मैंने आपसे बताया और वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो द वर्ल्ड लाइफ, द वर्ल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विच लिव इन ए फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, इनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर क्या होता है, ठीक है ना। स्टेक होल्डर, हिंदी में भी इसको स्टेक होल्डर ही बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर समझने से पहले, अच्छा भाई हिंदी मीडियम में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को वन्य, फॉरेस्ट को वन वन बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ को वन्य जीव, जो वन में जीव रहते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे बता रहा हूँ स्टेक होल्डर क्या होता है भाई, जिसमें कुछ किसी पर्टिकुलर जगह, है ना, एक इंटरेस्ट हो, ए पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, कोई मतलब जिसका किसी जगह इंटरेस्ट हो वो स्टेक होल्डर है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मेरा इंटरेस्ट है आप लोगों को पढ़ाने में, दूसरे का भी है, तीसरे का भी, तो हम स्टेक होल्डर बोले जाएंगे। मतलब इंटरेस्ट तो किसी का अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, तो वो सभी स्टेक होल्डर है। पर हम तो किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की एंड वाइल्ड लाइफ की। तो यदि हमसे ये पूछा जाए कि फॉरेस्ट के अंदर यदि स्टेक होल्डर देखे जाएं तो कितने तरह से होंगे, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है,
ए पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। पर हमें तो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन जो पढ़नी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के हिसाब से पढ़नी है ना। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के हिसाब से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो होते हैं जी आपके सांद के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। 4 तरह के, द पीपल जो उसमें रहते हैं और वो लोग जो उसके आसपास रहते हैं, एक तो वो। दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजिस्ट, और तीसरा लास्ट फोर्थ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीस्ट। पीपल जो उसमें रहते हैं और जो वो लोग उसके चारों ओर, वो रहते हैं एक तो स्टेक होल्डर। भाई वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो उसके अंदर रहते हैं वो तो दिखाएंगे अपना इंटरेस्ट, क्योंकि उनको वहाँ से अपना भाई दैनिक ईंधन, खाने का सामान सब कुछ वहीं मिल रहा है उनको। और जो आसपास के हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो डिपेंड होंगे फॉरेस्ट के ऊपर। बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भाई ये कंट्रोल करता है फॉरेस्ट को, ठीक है ना। और भाई करेगा भी, और प्लस में इससे गवर्नमेंट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर होता है भाई, और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाता है डिपार्टमेंट से। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तीसरा इंडस्ट्रियलाइजिस्ट, भाई सीधी बात है जो औद्योगिक लोग होंगे वो वहाँ से अपने जो रॉ मटेरियल है वो लेंगे, है ना। और आगे चल के फिर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट से फिर वो पेपर भी बनता है, फर्नीचर का सामान जो है वो भी बन जाता है ना, वगैरह वगैरह बनते हैं। तो ये भी इस पे डिपेंड है। और भाई देखो अब ये फोर्थ पॉइंट ना बड़ा मज़ेदार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनका कोई भी अपना स्वार्थ नीत नहीं होता। वो क्या करते हैं, वन को बस डेंस मतलब गहरा देखना चाहते हैं, जो पहले थे उसे देखना चाहते हैं बिना किसी मतलब के। एक वो लोग होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वन में वो उसी के अंदर रहते हो या उसके चारों ओर रहते हो, ठीक है ना। वो बाहर का भी कोई पर्सन हो सकता है। आगे चल के बेटा हम एक कहानी पढ़ेंगे अमृता देव बिश्नोई की, कि किस तरह से, है ना, उन्होंने भाई फॉरेस्ट की, है ना, उनको मतलब सेफ्टी दी जब एक ठेकेदार उसको काटने के लिए आया। अब ये कहानी पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन नाम की एक कहानी भी होगी, ठीक है ना। खेजरी ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये वो लोग हैं जो आप अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो अब तक हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ लिया ना बच्चों। अब नेक्स्ट है बेटा कि जो स्टेक होल्डर हैं ये क्या क्या फॉरेस्ट से ले जाते हैं, क्या क्या मिलता है। तो भाई देखो मैंने आपसे अभी बताया, जो पीपल है और जो उसके अराउंड है उनको तो अपनी बेसिक नीड्स मिलती है। तो बेटा जैसे कि अपना फ्यूल्स वगैरह मिल जाता है। और ये लोग इतने समझदार होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जब इनको प्लांट से लकड़ी चाहिए होती है तो क्या करते हैं कि साइड्स की टहनियाँ जो होती हैं उनको तोड़ते हैं, ना कि पूरे प्लांट को ही काट दिया। और पहले के टाइम पे जो ऋषि मुनि आश्रम होते थे तो उनमें तो बेटा तोड़ते भी नहीं थे, जो लकड़ी नीचे मिल गई वही ईंधन का यूज़ होता था, ठीक है ना। तो एक तो ये यूज़ करेंगे। दूसरा भाई जो लोकल पीपल है ना, जो उसमें रहते हैं वो अपने बांस ले लेंगे, यहाँ से बैम्बो लेंगे, जिससे फिर भाई वो अपनी वहाँ से, है ना, झोपड़ियाँ, है ना, और टोकरी बना लेंगे। अब टोकरी इसलिए बनाएंगे ताकि उसमें अपना वो ज़रूरी सामान रख लें, है ना। जो लोकल पीपल है वो वहाँ से लकड़ी ले लेंगे, जिससे कि वो अपना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनाएंगे, सामान वगैरह बना लेंगे अपना, है ना। और भाई कुछ मात पहले तो लोग, अब तो भाई हम लोग है ना एलोपैथिक मेडिसिन लेने लग गए। पहले होम्योपैथिक चलता था तो दवाइयाँ भी मनु से ही मिल जाती लेते थे हम लोग, वहीं से हर्ब्स बना लेते थे, ठीक है ना। और भाई कहीं कहीं ना कहीं लोकल पीपल वहाँ से अपना हरा चारा भी ले लेते हैं, अपने पशुओं को भी चरा लेते थे वहाँ पे ही, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि people living near the forest usually use the resources of the forest in a way that much damage is not done to the environment। मतलब कहने का मतलब ये कि हम ये कहते हैं कि भाई नहीं फॉरेस्ट जो ये ख़त्म हुआ है ये लोकल पीपल ने ही ख़त्म किया है, तो नहीं, ये कहना गलत होगा। आपकी एहसान और साइंस कहती है कि जो फॉरेस्ट को जो डिफोरेस्टेशन किया हो ना वो तो इंडस्ट्रियल एरिया ने ही किया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो थे उन्होंने ही ख़त्म किया है। क्योंकि वो आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फर्नीचर के लिए, आप देखते हो जगह जगह फर्नीचर चलता है, लकड़ी भाई कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट से ही आएगी। फिर वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी, है ना। तो मेन तो यही कहा जाता है कि इन्होंने ही, है ना, काम ख़त्म किया है। अब दूसरा आता है भाई, देखो मैंने अब तक मैंने पहला पॉइंट बताया कि पीपल और जो अराउंड पीपल है वो क्या क्या लेते हैं। अब मैं आपसे अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट के अंडर होता है, इसको रेवेन्यू मिल जाता है।
अपना राजकोष मिल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, दे देते हैं, ठेकेदार को दे देते हैं। वो वहाँ पे क्या करता है, वो वहाँ पे टिम्बर ट्रीज लगा देता है, जिससे हमें भाई बिल्डिंग्स के लिए लकड़ी मिल जाती है, फर्नीचर मिल जाती है। पर जो बाकी की जो प्लांट्स है वो सारे ख़त्म कर देता है, क्योंकि फिर वो लार्ज स्केल पे बनाता है, तो जो वहाँ की वेजिटेशन है ना उसको क्लियर कर देता है। अब देखो, एक ही तरह के पेड़ उगाओगे, बाकी के कोई पेड़ ही नहीं होंगे, तो भाई कहीं ना कहीं जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगी कहीं ना कहीं दूसरी ओर से। और कहीं ना कहीं वो जो आसपास के लोग हैं उनको भी तो दिक्कत आएगी ना खाने में, उनकी जो जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाएंगी, जो उनकी लकड़ियाँ थी वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो भी सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसमें क्या होता था कि भाई ये कहते हैं कि जैसे कि कुछ भेड़ें आती थी चरने के लिए गर्मियों के दिनों में, तो वो समर समर में आती थी, तो वो घास खा के चली जाती, और फिर वो बीच में एक साल फिर से नहीं आती। तो वो क्या करती, घास खाने के बाद, घास उगती तो बहुत जल्दी है, पर वो क्या करती, उगने के बाद फिर वो है ना मुड़ जाके नीचे पड़ जाती थी, दूसरी घास को नहीं फूटने दिया करती थी, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, बहुत भारी नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि, पर ये भी कोई मेजर रीज़न नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। मेन रीज़न तो मैंने बताया ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है ना, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है फॉरेस्ट से, क्योंकि उनको अपना जो रॉ मटेरियल होता है भाई वो यहीं से मिलता है, ठीक है ना। तो आप अपने सामने देख रहे होंगे कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी लकड़ी वगैरह लेके जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये आपका कह सकते हो कि टिम्बर ट्रीज है, ये कितना बड़ा होता है, आप इनकी हाइट देख लो। ये अपने स्पोर्ट्स के सामान बनाएंगे वगैरह, लकड़ी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स में इनको यूज़ करेंगे काफ़ी मात्रा में, ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है भाई, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो मैं तो यही कह रहा था कि जो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन इज कॉज्ड बाई इंडस्ट्रियल नीड्स, इन्हीं की वजह से हुआ है भाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो ठीक है ना। और it should be noted that distractions of forest affect not just for the availability of forest product। मतलब ये बात भी सही है कि यदि आप डिफोरेस्टेशन करोगे, यदि वनों को काट दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई ठीक है प्लांट कम हो जाएंगे, है ना, या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हमें कम मिल जाएंगे। नहीं भाई, इससे सोइल की जो क्वालिटी है और जो वाटर की जो क्वालिटी है बेटा वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या किया गया, तो इसे करने के लिए ताकि भाई एक प्रोग्राम चलाया गया। इसमें क्या होगा कि फिर से क्यों ना जो फॉरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनके अंदर दोबारा से प्लांट लगाए जाएं। तो इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया सीवी कल्चर। ए मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सीवी कल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिप्लेसेस द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट। ऐसे करने से क्या होगा, इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सही बात है, इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल मिल जाएगा यहाँ से उनको। इट इंक्रीज द अर्थ एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट। सही है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वाटर साइकिल बनी रहेगी, और ऑफ कोर्स सॉइल इरोजन बच पाएगा, और इट प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ आने से भी क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। और बेटा आज का लास्ट यही जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कि कुछ मैंने कहा था ना कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं, है ना, जो अपने बेमतलब से बिना स्वार्थ के ही वनों का रख रखाव करने में आगे आते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो क्या था कि जो ये पीपल थे, उनसे एक्टिविटीज़ थे ना, ये क्या करते थे, एनिमल्स को देख के आगे आते थे भाई, जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ, एलिफेंट हुआ, इनको राइनासोर हुआ, ये देख के कहते थे भाई ये कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। अब अब ये बात समझने लगे हैं कि ठीक है, इनका तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, बट इसके अलावा आप गैस फॉरेस्ट का भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। यदि फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर बताओ इनका प्रोटेक्शन करने का क्या फ़ायदा, है ना। तो अब क्या हुआ, दिस इज बिकॉज विदाउट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट वी कैन नॉट कंजर्व वाइल्ड लाइफ। सही बात है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आज हमने पढ़ा स्टेक होल्डर क्या है। ये स्टेक होल्डर आपने पढ़े 4 तरह के होते हैं, इनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इंडस्ट्रियल। अब इसमें यही पूछेगा कि वो क्या क्या भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मिलता है वहाँ से, आपने बताया। एक फिर आपसे मैंने बताया कि भाई एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होता है,
वो बिना मतलब के काम करता है। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एक पीपल होता है जो उसके अंदर रहते हैं और उसके चारों ओर रहते हैं। ये सभी आपके स्टेक होल्डर कहलाए जाते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ये जो लेसन मैंने आपसे पढ़ाया है इसको पढ़िए, जहाँ बोल्ड बोल्ड लाइंस हैं उनको नोट कीजिए, उनको याद कीजिए। ठीक है।